नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल नागपुरी सदानी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पर जेटेट को लेकर के जो भी सिलेबस है, संपूर्ण सब्जेक्ट का जो है आपको निःशुल्क तैयारी कराई जा रही है। साथ ही साथ जो है आपको टीचिंग जो भी नोट्स मटेरियल है, हमारा स्टडी मटेरियल्स, वो भी आपको प्रोवाइड कराया जाता है। उसी सीरीज में हम लोग जो है आज 6 to 8 का एक टॉपिक है हमारा, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, अर्थात भोजन के अवयव या घटक कह सकते हैं। यह टॉपिक जो है वह बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये केवल 1 to 5 6 to 8 के लिए नहीं, 1 to 5 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और जेटेड एग्ज़ाम के साथ साथ और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा, जो कि ये सब टॉपिक जो होता है वो काफ़ी कॉमन टॉपिक है। अब बात करते हैं, ये जो हम टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो ये टॉपिक जो है हमने इसको पूरी तरह से जो है इसको कनेक्ट किया है एनसीईआरटी की। ठीक है दोस्तों, क्लास 6 है ना, जो कि ये 6 to 8, ये क्लास 6 to 8 यानी कि पेपर 2, जेटेड पेपर 2 के लिए जो है ये सिलेबस है। तो ये आपको जो है क्लास 6 में जो है इसको पूरा अच्छा से डिस्क्राइब किया हुआ है इस सिलेबस को, यानी कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में। तो हमने एनसीईआरटी से बिल्कुल कनेक्ट किया है। एक बार नज़र हम आपको ये एनसीईआरटी का जो टॉपिक है वो आपको दर्शन करा देते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, हमें पढ़ना क्या है। तो दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे हैं हमारा एनसीईआरटी है, ठीक है। और ये एनसीईआरटी का जो हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, ठीक है। जो दोस्त हिंदी मीडियम वाले दोस्त होंगे, कोई बात नहीं, हम उनको एक बार थोड़ा सा बस इंट्रोडक्शन, हमको टॉपिक हम बता रहे हैं कि क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। बाकी हम जो नोट्स आपको बता रहे हैं वो तो आपको हम अभी प्रोवाइड कराएंगे, वहीं से हम लोग देखेंगे। तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, जिससे बच्चे जो उसके प्रति इंटरेस्टेड हों, है ना, उसको समझने की कोशिश करें। न्यूट्रिएंट्स क्या है उन सब के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है, क्लियर है। इसके बाद जो है जितने भी टाइप्स हैं न्यूट्रिएंट्स के, उनके बारे में डिस्क्राइब किया है। जैसे अच्छा, प्रोटीन, कोई फूड में प्रोटीन है या नहीं है, वो टेस्ट वगैरह किया है, ठीक है, ये सब चीज़ है। फैट्स के बारे में बताया। देखिए, मेन पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो जाता है कि व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर द बॉडी, अर्थात फंक्शन। ये फंक्शन का बात किया है कि न्यूट्रिएंट्स का कार्य क्या है हमारे शरीर में। तो ये टॉपिक हम लोग देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। अच्छा, कौन कौन से फूड आइटम में क्या प्राप्त होता है, इसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है, ये भी हम लोग बिल्कुल डिटेल में देखेंगे। टाइप्स ऑफ विटामिन के बारे में बिल्कुल डिटेल्स में देखेंगे। इसके बाद जो है ना, फाइबर्स वगैरह के बारे में तो देखेंगे ही देखेंगे। बैलेंस डाइट पढ़ना है, ठीक है, संतुलित आहार, हिंदी में, इंग्लिश में बैलेंस डाइट कहेंगे और हिंदी में संतुलित आहार, ठीक है। तो संतुलित आहार जो है हमारा, इसके बारे में हमें पढ़ना है, क्लियर है बात। तो ये चीज़ जो है हमारा टॉपिक है और ये हम लोग अभी देखेंगे बैलेंस डाइट के बारे में पूरा। फिर डेफिशिएंसी, है ना, किस बीमारी किसके कमी से जो है कौन सी बीमारी होती है, यानी कि किस विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, ये हमारा टॉपिक जो है डिस्क्राइब किया गया है, इसको भी बिल्कुल डिटेल में देखेंगे। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा। चलिए, अब यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स है, जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, किस विटामिन की वजह से कौन सी कमी होती, किस बीमारी होता है, कौन सा विटामिन की कमी से कौन सा बीमारी है और उसका लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या है, इसके बारे में जिक्र किया गया है। तो दोस्तों, हम लोग वीडियो डिस्कस करने वाले हैं, उसमें एनसीईआरटी का सारा टॉपिक तो क्लियर होगा ही होगा। इसके अलावा भी कुछ बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो नॉट केवल क्लास 6 नहीं, बल्कि क्लास 7, 8, 9, 10, है ना, 11, 12 के लेवल तक के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, है ना, जो हायर क्लासेस के भी हैं, वो भी हमने इंक्लूड कर दिया है ताकि कोई चीज़ छूट ना पाए, ठीक है। तो चलिए सीधे सीधे हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। तो चलिए, जैसे आप देख पा रहे हैं हमारा एक एक करके जो है हमने ये टॉपिक पहले आपको इंक्लूड किया। पहला टॉपिक हमने जैसे बताया एनसीईआरटी के हिसाब से हमारा, कि इसका इंट्रोडक्शन हम देखेंगे, ठीक है। फिर न्यूट्रिएंट्स क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे आज की क्लास में। कंपोनेंट्स ऑफ फूड में से जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। इसके बाद हम लोग आज की क्लास में देखेंगे नेक्स्ट है कि ये तो हमारा कंपोनेंट्स ही सारी चीज़ों के। नेक्स्ट है फाइबर वगैरह के बारे में देखेंगे। अब जो है बैलेंस डाइट क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर डेफिशिएंसी डिजीज़, है ना, कि किसके वजह से कौन सी डेफिशिएंसी होता है। अच्छा, उसका फंक्शन के बारे में बात करेंगे कि किसका फंक्शन हमारे बॉडी में क्या है, ये आपने देख लिया। न्यूट्रिएंट्स नीडेड फॉर बॉडी और उसकी डिफिशिएंसी से होने वाली डिजीज़।
और ये देखिए विटामिन्स, ये आपके क्लास 6 में पूरा नहीं डिटेल दिया हुआ था, लेकिन हमने ऊपर पूरा लिया है कि जितने भी टाइप्स के विटामिन हैं उसका साइंटिफिक नेम क्या है, और उससे डेफिशिएंसी मतलब उसकी कमी से होने वाली बीमारी क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। उसका खोजकर्ता कौन है और ये मिलता कहाँ से है, ये सारा चीज़ जो है हम लोग आज के वीडियो में देखने वाले हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर जो है विटामिन जो है कौन से फूड मटेरियल में कौन सा विटामिन्स है, ठीक है, और वह किस चीज़ के लिए हेल्पफुल है हमारे बॉडी में। उसी तरह से मिनरल के बारे में देखेंगे, और हमारे पास उसी का एक टॉपिक है जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वगैरह जितने भी विटामिन्स हैं उसके बारे में, है ना। और ये देखिए जितने भी हमारे मिनरल्स है उसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे कि किसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है या वह हमारे बॉडी के लिए क्यों हेल्पफुल है। तो चलिए बढ़ते। तो हमारा टॉपिक यहाँ पर क्या है वो देखिए। सबसे पहला पार्ट है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इसका डेफिनेशन हम लोग पहले समझते हैं क्या है या इसके बारे में क्या समझते हैं। तो यहाँ पे यह है कि फूड इज़ नीडेड फॉर एनर्जी, ठीक है। पहले तो हम लोग समझते हैं कि फूड क्यों ज़रूरी है। तो फूड इज़ नीडेड फॉर एनर्जी, ग्रोथ, रिपेयर एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम द डिजीज़, ठीक है। भोजन जो है हमारे शरीर में किस चीज़ के लिए क्यों आवश्यक है, तो भोजन जो है शरीर की वृद्धि के लिए, शरीर में टूटे फूटे जो कोशिकाएं हैं उनकी मरम्मत के लिए, और बीमारियों से लड़ने के लिए हमारा भोजन आवश्यक होता है। तो ये बात आपको समझ में आया होगा। आगे है विभिन्न खाद्य पदार्थों में अलग अलग उपयोगी जो है पदार्थ होते हैं, अर्थात अलग अलग जो है कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, अलग अलग जो है यूज़फुल कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, या फिर उसी को हम लोग न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि ज़रा न्यूट्रिएंट्स के बारे में कि न्यूट्रिएंट्स वास्तव में होता क्या है। चलिए, तो न्यूट्रिएंट्स जो है, न्यूट्रिएंट्स आर सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड बाय द बॉडी फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड फंक्शनिंग। अर्थात अगर हिंदी में बात करें तो पोषक तत्व वे पदार्थ होते हैं जो शरीर के उचित विकास और कार्य करने के लिए आवश्यक होते हैं। अर्थात पोषक तत्व वे पदार्थ हैं जो हमारे शरीर के विकास के लिए, शरीर के डेवलपमेंट के लिए, साथ साथ हम जो अनेक कार्य कर पाते हैं हमारे शरीर के माध्यम से उसके लिए आवश्यक होता है। अर्थात विदाउट न्यूट्रिएंट्स के जो है हमारा बॉडी जो है ना प्रॉपर तरीके से काम कर पाएगा और ना ही शरीर का विकास हो पाएगा। ये बात आपको समझ में आया होगा। अच्छा, मुख्य पोषक तत्व कौन से हैं, यानी कि मुख्य कंपोनेंट्स ऑफ फूड कौन कौन से हैं। तो आपके सामने दिखाई दे रहा है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फिर है वसा यानी कि फैट्स, फिर विटामिन्स और खनिज। तो ये जो है मुख्य हमारे क्या हो गए कंपोनेंट्स ऑफ फूड। वेरी इंपॉर्टेंट है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन और खनिज, ठीक है। अब आपको डायग्राम भी दिखाई दे रहा होगा, इस डायग्राम के माध्यम से भी आप कंपोनेंट्स ऑफ फूड को आराम से देख सकते हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड देखिए कौन कौन सा है, तो आप देख पा रहे हैं पहला कार्बोहाइड्रेट है, दूसरा प्रोटीन, तीसरा फैट्स, फिर विटामिन, मिनरल्स है, ठीक है, फिर वाटर है एंड रफेज है। ये आपको दिखाई दिया। रफेज को हिंदी में हम लोग रेशेदार या रेशे भी कह सकते हैं, बाकी आप समझ में आ ही रहा है, ठीक है। वाटर यानी कि पानी हो गया, मिनरल यानी कि खनिज हो गया, विटामिन तो हम लोग हिंदी में भी विटामिन ही बोलते हैं, प्रोटीन को भी हिंदी नाम प्रोटीन है, फैट्स को हम लोग वसा बोलते हैं जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए, और कार्बोहाइड्रेट को हम लोग कार्बोहाइड्रेट ही बोलते हैं। तो ये हमारे जो है भोजन के तत्व हो गए। क्या हो गए? भोजन के तत्व या फिर अव्यय, ठीक है, अव्यय। ये हम लोग जो है हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा। अब हम लोग समझते हैं अगला हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट है क्या? तो कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट ही हमारा शरीर का एनर्जी का सबसे मेन सोर्स होता है। अर्थात हमें किसी भी कार्य करने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। विदाउट एनर्जी जो है हमारा शरीर जो है किसी भी कार्य को करने के लिए सक्षम नहीं होगा, हमारे पास एनर्जी नहीं मिलेगी। और एनर्जी का मुख्य स्रोत हमारे पास क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट ही होता है, ठीक है। ये हमें जो है कार्य करने के लिए, खेलने के लिए, सोचने के लिए और भी है ना अलग अलग कार्यों के लिए जो है मदद करती है, यानी कि हमें एनर्जी के माध्यम से ही वो कार्य कर पाते हैं और एनर्जी मिलता है कार्बोहाइड्रेट से। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त कहाँ कहाँ होता है? तो ये राइस में अर्थात चावल में, गेहूँ है ना, मेज अर्थात मक्का, आलू, ठीक है, फिर शुगर, इन सारी चीज़ों से प्राप्त होता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब जो है नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रोटीन। ठीक है, जैसे जो हिंदी वाले हैं आप चाहेंगे तो आप कार्बोहाइड्रेट नोट्स जो हम प्रोवाइड करेंगे उसमें आपको हिंदी में भी दे दिया है, तो हमने आपको बता ही दिया कि चावल, गेहूं, मक्का, आलू, चीनी, इन सारे चीज़ों पर हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। अब अगला हमारा टॉपिक है प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन क्या है कि प्रोटीन शरीर को, है ना, वृद्धि और मरम्मत करने के लिए, यही से एग्जाम में यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। जैसा भी हमने बताया कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट भोजन का मुख्य स्रोत है, सब सॉरी क्या बोलते हैं, एनर्जी का मुख्य स्रोत है। यानी अगर ऊर्जा अगर हमें मिलता है तो बहुत सारी चीज़ों से मिल सकता है, लेकिन मुख्य रूप से ऊर्जा अगर प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए होगा। समझ में आया? तो ऐसा फूड खाना पड़ेगा जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिल सके, जिसमें मुख्य रूप से हम लोग क्या करते हैं, चावल, रोटी, ये सब खाते हैं। ठीक है, आगे है प्रोटीन। प्रोटीन जो है वह उसका मुख्य काम क्या है, तो शरीर का मरम्मत करने का काम करता है। अर्थात कहीं पे शरीर में टूटा फूटा है, घाव घोस लग गया है तो उसको मरम्मत करने के प्रोटीन चाहिए। इतना ही नहीं, उसका शरीर का डेवलपमेंट के लिए, है ना, शरीर का विकास के लिए भी क्या होता है, प्रोटीन जरूरी होता है। तो ये दो बात आपको समझ में आया होगा कि शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए इसकी आवश्यकता होती है, पहला बात। आगे है, ये मांसपेशियों और ऊतकों के निर्माण में सहायता करते हैं। तो ये मांसपेशियों और ऊतकों के निर्माण में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। अच्छा, हमें जो है प्रोटीन, ये तो आपको समझ में आ गया कि प्रोटीन का काम क्या है, और ये जो है वृद्धि मरम्मत जो हमारा, जैसे शरीर का वृद्धि करने के लिए, और कहीं टूटे फूटे कहीं पर भी कोई पार्ट है, घाव घोस लगा है, वहाँ पर उसके मरम्मत करने के लिए होगा। साथ ही साथ ये जो हमारे मांसपेशी हैं, मसल्स हैं, और जो हमारे टिश्यू है उसको निर्माण करने के लिए भी इसका जो है महत्वपूर्ण कार्य है, इसका सहायता करता है। ये मिलता कहाँ कहाँ से, प्रोटीन जो है कहाँ से मिलेगा, तो जितने भी प्रकार के दाल हैं तो वहाँ से हमें जो है प्रोटीन मिलता है। दूध से मिलेगा, अंडा से मिलेगा, मछली से मिलेगा, सोयाबीन से मिलेगा। तो ये सब कुछ उदाहरण है। अच्छा, यहाँ पर जो उदाहरण दिया जा रहा है वह कुछ उदाहरण ही दिए जा रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं कि इतना ही होगा, बाकी बहुत सारी चीज़ हो सकते हैं, जिसमें से कुछ उदाहरण है, आपको कुछ याद रखना है। क्लियर है? चलिए आगे आप चाहें तो और भी जो है याद कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ उदाहरण जो है आपको जो किताब में दिया गया है उसके हिसाब से हम लोग लेके चल रहे हैं। अब बढ़ते हैं आगे फैट्स के बारे में। फैट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वसा। क्या बोलते हैं, वसा। अब विटामिन तो खैर हम लोग विटामिन ही बोलेंगे। तो आप जो है फैट्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो वसा क्या है, तो वसा कार्बोहाइड्रेट की तुलना में अधिक ऊर्जा देते हैं। अर्थात जो फैट्स जो होता है वो अधिक एनर्जी देता है देन किससे, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, वसा जो है यानी कि फैट्स जो है वह कार्बोहाइड्रेट की तुलना में अधिक एनर्जी देता है। ठीक है, ये शरीर में ऊर्जा को संग्रहित करने का करते हैं और हमें गर्म रखते हैं। तो दूसरा कार्य, पहला तो आपने देखा कि वसा जो है वह कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ज़्यादा एनर्जी देता है, यानी कि आप अगर फैट्स लेते हैं तो वह तुरंत जो है आपको जो है मिलेगा और कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी मिलेगा। दूसरा कि ये जो हमारा शरीर में जो है ऊर्जा को संग्रहित करता है, यानी कि हमारे पास जो एनर्जी रहता है उस एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है शरीर में। आप देखोगे अगर आप कोई चीज़ खाए पिए हैं तो तुरंत जो है वो ख़त्म नहीं होगा। हमारा बॉडी जो है एक लंबे समय तक 2-3 दिन तक जो है उस कार्य से हम लोग उस फूड से ही, खाए हुए फूड से जो एनर्जी हमारा शरीर स्टोर करता है उसे यूज कर सकते हैं हम लोग 2-3 दिन तक। ठीक है, लेकिन उसके बाद हमारा शरीर काम नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जो हमारा फूड स्टोर किया हुआ है ना, उसका यूज जो है हम लोग कुछ समय तक करते हैं, और साथ ही साथ जो है फैट्स हमारे क्या करता है, हमारे शरीर को गर्म रखने का काम करता है। तो दो मुख्य कार्य जो है वह आपका फैट्स का अर्थात वसा का हो गया। क्लियर है बात? अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अधिक वसा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ना। हमने कहा कि यहाँ पे वसा कार्बोहाइड्रेट की तुलना में अधिक एनर्जी देता है, तो इसका मतलब आप ये मत समझने लग जाइएगा, ठीक है, कि वसा जो है सर तब तो हमको वसा हम लोग को ज़्यादा लेना चाहिए, फैट्स ज़्यादा लेना चाहिए, पूरा ऑयली चीज़ हम लोग खाएंगे, है ज़्यादा एनर्जी मिलेगा। देखिए, फैट्स जो है कार्बोहाइड्रेट की तुलना में अधिक एनर्जी जरूर देता है, लेकिन अगर फैट्स आप ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वह फिर आपके हेल्थ के लिए जो है वह सही नहीं होगा। ठीक है, फिर आपका ऐसे ही तबीयत खराब हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ मात्रा के लिए जो है जो हम अगर हम लेंगे तो वह हमारे लिए सही है। क्लियर है, वो हमारे लिए सही है, इंस्टेंट आपको एनर्जी मिलेगा, उससे ज़्यादा एनर्जी मिलेगा, लेकिन वह मेन सोर्स ऑफ जो है अगर आप एनर्जी मानिएगा तो फिर आपको फैट्स नहीं है। ठीक है, आपको जो है फिर एनर्जी का मेन सोर्स के तौर पे कार्बोहाइड्रेट पर ही डिपेंड रहना पड़ेगा। ठीक है बात?
अब आगे बढ़ते हैं। तो हमें फैट्स कहाँ कहाँ से मिलेगा? तो पहला तो तेल से मिलता है, घी खाइए, घी से मिलेगा, मक्खन से मिलेगा, मेवा से मिलेगा। तो ये एग्जाम्पल बस आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए अब आगे बात करते हैं विटामिन्स की ओर। ठीक है, तो विटामिन्स में चलते हैं। तो विटामिन हमें रोगों से बचाता है। विटामिन हमें क्या करता है दोस्तों? विटामिन हमें रोगों से बचाता है, तरह तरह की बीमारियों से बचाता है। अच्छा, ये हमारे जैसे आँखों की बीमारी, त्वचा, हड्डियों, दांतों, इन सारी चीज़ों को बीमारी से बचाता है, या फिर कहीं इन सारी चीज़ों को स्वस्थ रखता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमारा विटामिन जो है वह क्या करता है? आँख को, हमारा स्किन यानी त्वचा को, हड्डियों को, दांत को, इन सारी चीज़ों को क्या करता है? स्वस्थ रखता है। आगे है विटामिन कम मात्रा में आवश्यक होते हैं। हमारे शरीर को विटामिन बहुत कम मात्रा में, यानी कि 1% से भी कम हमारे शरीर को चाहिए। ठीक है, तो लेकिन भी उतना कम मात्रा में हमारे शरीर को चाहिए, लेकिन भी जो है वो हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उसके कमी से बहुत तरह के शरीर में बीमारियां होती है, जो हमें आगे के जो है इसी वीडियो में आगे के स्लाइड में देखेंगे। ठीक है, हमें विटामिन नॉर्मली कहाँ से मिलता है? तो फल से, सब्जियाँ से, दूध वगैरह से, इन सारी चीज़ों से हमें विटामिन प्राप्त होते हैं। क्लियर है? जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। क्लियर है? अब बात करते हैं मिनरल्स की ओर। तो अगला टॉपिक हमारा क्या है? मिनरल्स। मिनरल्स को हम लोग जो है हिंदी में बोलते हैं दोस्तों खनिज। ठीक है, अब यहाँ पर हमने बाइलिंगुअल ही लिया है, तो अगर हम हिंदी में अगर बताएं, ठीक है, तो इंग्लिश वाले जो हैं आप अब इंग्लिश में लिखा हुआ है, अब नोट से एक बार देख लेंगे। वैसे हम दोनों चीज़ों को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर पूरा अगर एक बार हिंदी में और एक बार हिंदी में इंग्लिश में करेंगे तो उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन कोई बात नहीं। क्या है कि मिनरल्स आर रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर, है ना, फंक्शन। देखो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग हल्का सा मिस्टेक है, तो इसको समझिएगा। ठीक है, कि मिनरल्स का जो आवश्यकता होता है वह हमारे बॉडी में प्रॉपर तरीके से जो है वह अपने कार्य को कर पाए, हमारा फंक्शन होगा। जैसे मान लिया डाइजेशन है, तो प्रॉपर तरह से डाइजेशन का काम कर पाए। तो जो भी कार्य है शरीर का, उसका प्रॉपर फंक्शन हो पाए, उसके लिए जो है हमें मिनरल्स की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात खनिज शरीर के उचित कार्यों के लिए जो है आवश्यक होते हैं। क्लियर है? जैसे यहाँ एग्जांपल है, कैल्शियम मेक्स बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग। तो कैल्शियम, जैसे कैल्शियम क्या है? एक प्रकार का मिनरल्स है, अर्थात खनिज है। ठीक है, कैल्शियम हमारे डेली लाइफ में भी हम लोग को जो है यूज़ होता है, हमारे शरीर में भी पाया जाता है। जैसे लोहा, लोहा भी हमारे शरीर में भी प्रेजेंस है, जिसको आयरन बोलते हैं, और वह नेचर पर भी प्रेजेंस होता है। ठीक है, लेकिन हमारे शरीर में जो होता है वह बिल्कुल सूक्ष्म होता है। क्या होता है? बिल्कुल सूक्ष्म होता है, इतना सूक्ष्म कि हम आपको नेक्ड ऐसे आप देख नहीं सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और वह जो है वह हमारे जो है जितने भी फूड आइटम्स हैं जो नेचर में प्रेजेंट्स हैं ना, पेड़ पौधों के माध्यम से, फल फूल के माध्यम से, वहाँ से ये सारी चीज़ प्राप्त होती है। और कुछ पेड़ पौधों से और कुछ जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो चलते हैं आगे। तो हमने क्या कहा कि कैल्शियम का काम क्या है कि ये शरीर को मजबूत रखता है और हमारे टीथ को मजबूत रखता है। तो दो काम है इसका। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कैल्शियम हड्डियों और दांतों को मजबूत रखने का कार्य करता है, इसको याद रखिएगा। आगे है आयरन अर्थात लोहा। तो ये ब्लड का निर्माण करने में मदद करता है। अगर आपको कहा जाए कि आयरन का कमी है शरीर में, क्या है? आयरन का कमी। तो आयरन का कमी है, इसका मतलब सीधा सीधा जो है खून का कमी है। समझ में आ रहा है? आयरन का कमी का मतलब क्या हुआ? खून का कमी। क्यों? क्योंकि खून का निर्माण आयरन से ही होता है। ये बात आपको समझ में आया होगा। तो इसी चीज़ को यहाँ पर जो है डिस्क्राइब किया है दोस्तों। क्लियर है? तो ये बात आपको समझ में आया होगा कि लोहा जो है अर्थात आयरन जो है वह रक्त का निर्माण अर्थात खून का निर्माण में सहायक होता है। अब जो है लोहा हम लोग को मिलेगा कहाँ से? क्या खाएंगे कि हम लोग को जो है आयरन मिलेगा? तो सॉरी, यहाँ पे बात आयरन का नहीं हो रहा है, यहाँ पे बात हो रहा है ओवरऑल मिनरल का, खनिज का। तो किन किन चीज़ों से खनिज मिलता है? ठीक है, तो खनिज जो है हम लोग को अलग अलग खनिज जो है अलग अलग प्रकार के चीज़ों से मिलेगा। जैसे मान लिया दूध, तो दूध से जो है नॉर्मली आपको जो है वह कैल्शियम प्राप्त हो जाता है। ठीक है, वैसे तो दूध में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, एक दो चीज़ नहीं होते हैं। ठीक है, ऐसे ही नहीं कहा जाता है कि बच्चों के लिए ऐसे वयस्क के लिए जो है दूध जो है एक संतुलित आहार की तरह। समझा? जैसे छोटे बच्चे जो है माँ का दूध ही पीते हैं तो उनमें सारा कुछ उनको मिल जाता है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं। लेकिन जो है मेजर कंपोनेंट जो है दूध में वह क्या है? कैल्शियम। ठीक है,
आगे है हरी साग सब्जी। हरी साग सब्जी में जो है इसमें भी बहुत प्रकार के आपको जो है मिनरल्स और विटामिन्स देखने को मिलेंगे, समझ में आ रहा है। लेकिन इसमें मुख्य रूप से जो है वह अगर बात करें हरे साग सब्जी में तो यहाँ पर जो है आपको आयरन है ना, कम भरपूर मात्रा यहाँ पर भी आपको मिलता है, ठीक है। आयरन, अब आयरन जो है केवल हरा साग सब्जी में ही नहीं मिलेगा, और भी चीज़ों में मिलता है, जैसे पालक वगैरह में तो जो एक हरा साग सब्जी है तो उसमें आपको भरपूर मात्रा में आयरन मिलेगा। इसके साथ साथ जो है आपको जैसे गुड़ है ना, अब गुड़ भी हम लोग को कहाँ से मिलता है ना, गन्ना तो पौधा ही है तो वहाँ से भी हम लोग को आयरन मिलता है, तो और भी सोर्सेस हैं। अच्छा, फल से भी हम लोग को अलग अलग प्रकार के खनिज वगैरह जो है हमें प्राप्त होते हैं और विटामिन भी प्राप्त होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब अगला हमारा टॉपिक है वाटर अर्थात जल। यह शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वाटर इज इजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फूड। तो पानी जो है हमारे शरीर के लिए जो है वाटर इज इजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फूड, ये भी भोजन का ही एक महत्वपूर्ण तत्व है, अवयव है, ठीक है, समझ में। बिना पानी का हम जो है शरीर का पाचन का कल्पना ही नहीं कर सकते, सीधा सीधा बात करें, ठीक है। तो फिर ये किस कार्य के लिए जरूरी है, क्यों इसको हम लोग इम्पोर्टेंट है, तो इट हेल्प इन डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो दो चीज़ों में मदद करता है, शरीर में पाचन के लिए और अवशोषण के लिए, अर्थात भोजन को पाचन कराने के लिए पानी की जरूरत पड़ेगा, और अवशोषण जब हम लोग खाना खा लेते हैं उसका पाचन हो जाता है तो हमारा बॉडी उसको क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्प्शन का काम कहाँ होता है, आपने क्लास 10 में इसके बारे में डिटेल में पढ़ा होगा कि हमारा भोजन का जो है डाइजेशन जो हमारे माउथ से शुरू हो जाता है, और इसका एब्जॉर्प्शन अगर बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन अर्थात छोटी आंत में होता है। तो इस तरह से भोजन का पाचन और अवशोषण दोनों ही कार्य जो है इसके लिए पानी बहुत ही महत्वपूर्ण सहायता करता है, ठीक है, यूज होता है उसका। आगे यह शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ है अर्थात वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालने के भी काम वाटर करता है, ठीक है। अर्थात जैसे हमारा टॉयलेट के माध्यम से जो है ना, वह क्या होता है कि जब एब्जॉर्प्शन के बाद जितना भी जो मटेरियल बच जाता है, समझ में, जो वेस्ट प्रोडक्ट बच जाता है उसको पॉटी के माध्यम से या टॉयलेट के माध्यम से जो है शरीर से बाहर निकालने का काम जो है पानी करता है। अगर पानी में प्रॉपर मात्रा में नहीं रहेगा तो फिर जो वेस्ट जो प्रोडक्ट है उसका कुछ अंश जो है वह शरीर पर रह जाएगा और फिर तरह तरह के प्रॉब्लम खड़ा होगी। आगे हमें प्रतिदिन पर्याप्त मात्रा में जल पीना चाहिए, यही कारण है, ठीक है। अब अगला टॉपिक हमारे पास आ जाता है रफेज का, है ना। ये रफेज क्या है, जिसको हम लोग डाइटरी फाइबर भी कहते हैं, ठीक है। अगर हिंदी में बात करें तो इसको हम लोग रेशेदार या आहार रेशा भी हम लोग कहेंगे। अब यह जो है ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब यह किस चीज़ के लिए महत्वपूर्ण है, क्यों है, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो रफेज इज नॉट अ न्यूट्रिएंट बट इज एन इम्पॉर्टेंट फॉर डाइजेशन, ठीक है। ये कह रहा है कि रफेज जो है वह एक न्यूट्रिएंट्स नहीं है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो रफेज जो है वह एक न्यूट्रिएंट तो नहीं है ना, ये न्यूट्रिएंट्स नहीं है, लेकिन हाँ ये डाइजेशन के लिए महत्वपूर्ण होता है। अब ये न्यूट्रिएंट्स नहीं है, शरीर जो है इसको सीधे सीधे जो है न्यूट्रिएंट्स के तौर पर यूज नहीं करता, लेकिन डाइजेशन के लिए यूज होता है। क्यों यूज होता है अब इसको समझिए इसको, ठीक है। ये यहाँ पे कहता है कि इट हेल्प्स इन प्रॉपर बावेल मूवमेंट, ठीक है। इट प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन। अब इस दो बात को अच्छा से समझिए, ये बात जिसको नहीं समझ में आया उसको हम सीधा सीधा बता दें कि जब हम लोग भोजन खाते हैं, ठीक है, तो जब डाइजेशन के बाद डाइजेशन जब कंप्लीट होता है तो डाइजेशन के बाद जो होता है लोगों में क्या होता है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो शरीर से बाहर नहीं आ पाता है, समझ में आए कि नहीं, शरीर से बाहर नहीं आ पाता है। हम प्रॉपर मात्रा मान लेके हमने पानी भी पिया, फिर भी ऐसे केस में क्या होता है कि वह उसका कुछ पार्ट जो है शरीर में रह जाता है, ठीक है। हमारे जो हम क्या कर सकते हैं, जो ब्लड वेसल्स है या जो हमारे शरीर के अंदरूनी अंग है, ठीक है, उस पर जो है उसका कुछ अंश रह जाता है और धीरे धीरे जो है वह एक तरह से कोलेस्ट्रॉल का रूप लेता है और प्रॉब्लम खड़ा होने लगती है, ठीक है। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन का मतलब है अच्छा से जो है वह शौच नहीं हो पाएगा, इस तरह का प्रॉब्लम होगा, ठीक है, कब्ज जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इससे जो है ठीक करने के लिए हमें रेशा की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है।
तो रेशा एक पोषक तत्व नहीं है, लेकिन पाचन के लिए महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। यह सही ढंग से मल त्याग में सहायता प्रदान करता है। अर्थात अगर आप रेशेदार फल खाएंगे या रेशेदार जो हम लोग फाइबरस फ्रूट वगैरह यूज करेंगे, तो इससे जो है इस चीज़ का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। अच्छा, जब भी आप डाइजेशन आपका ठीक ठाक होगा, कहने का मतलब। और दूसरा, जो शरीर से जो है जो वेस्ट मटेरियल है, जो मल त्याग है, वो आसानी से हो पाएगा। दूसरा, कब्ज नहीं होगा। जो कब्ज बनने का पीछे वही है ना, कि शरीर सही तरीका से जो है शरीर से मल त्याग नहीं करना, पोटी नहीं होना, ठीक है। अभी ये मिलता कहाँ पर है? तो मुख्य रूप से जितने भी वो फल या सब्जियां हैं, इन सारे में मिलेगा, साबुत अनाज में मिलेगा, तो ये सब चीज़ें मिलता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अच्छा, कुछ अनाज, बहुत सारा अनाज है, जैसे मान लिया कि चना हो गया, और भी अनाज है। इन सारे अनाज में जो है वो आपको ये मिलेगा, ठीक है। फल वगैरह में तो मिलता ही है, सब्जी वगैरह में। आगे है संतुलित आहार, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। यानी संतुलित आहार अर्थात बैलेंस डाइट, ये क्या है, चलिए समझते हैं। तो बैलेंस डाइट क्या है? बैलेंस डाइट कंटेन ऑल न्यूट्रिएंट्स इन करेक्ट अमाउंट, ठीक है। यदि हम जो भोजन ले रहे हैं उसमें लगभग सारे प्रकार के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट, सो वो भी प्रॉपर मात्रा में, जितना हमारे शरीर को चाहिए, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम, तो हम उसको बोलेंगे कि हाँ वो कैसा डाइट है, बैलेंस डाइट है। बैलेंस डाइट का मतलब जो हम आहार ले रहे हैं, और वो कैसा है, बैलेंस है, मतलब सारा कुछ बैलेंस है। अब ऑल न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या हुआ? ऑल न्यूट्रिएंट्स का मतलब हुआ आपके पास जो है वह कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, विटामिन्स होना चाहिए, मिनरल्स होना चाहिए, ठीक है। मिनरल्स में कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, फास्फोरस हो गया, ठीक है। ये सारा कुछ प्रेजेंट्स हो। विटामिन में विटामिन ए, बी, सी, है ना। विटामिन बी में सारा विटामिन B1, B2, B3, B5 जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, विटामिन के, तो सारा कुछ लगभग अगर आपको मिल रहा है तरीके से, तो हम कहेंगे कि हाँ ये क्या है, बैलेंस डाइट है। अब समझ में आ रहा है? तो इसको हम लोग बोलेंगे बैलेंस डाइट। अब जो है इट इंक्लूड्स, तो अभी जो बताइए इसमें क्या क्या होगा। कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, क्या क्या बोल रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, फैट्स होना चाहिए, विटामिन्स होना चाहिए, मिनरल्स, वाटर एंड रफेज। अर्थात कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, पानी, अर्थात जल कह सकते हैं, और रेशा, ठीक है। तो इतना सारा कुछ अगर आपके भोजन में है तो आप समझ सकते हैं कि यह बैलेंस डाइट है। आगे बैलेंस डाइट का काम क्या होता है? तो ये बैलेंस डाइट कीप्स द बॉडी हेल्थ एंड एक्टिव। बैलेंस डाइट अगर हमें मिलेगा या हम ले रहे हैं, तो हमारा बॉडी जो हमेशा स्वस्थ रहेगा और कार्य करने के लिए एक्टिव रहेगा। ठीक है बात। अब बैलेंस डाइट का एक चार्ट आपको नज़र आ रहा है। इस चार्ट के माध्यम से हम समझ सकते हैं शॉर्ट में कि बैलेंस डाइट में मान लिया कि आप कोई इस तरह से कोई भोजन ले रहे हैं, और इसमें जो है प्रोटीन भी आपके पास मौजूद है, ठीक है, समझ में। अब प्रोटीन मिलेगा कहाँ से? तो प्रोटीन जो है जैसे दाल हो गया, है ना, कोई मीट खाता है तो मीट वगैरह हो गया, अंडा हो गया, इन सारी चीज़ों से मिलेगा, दूध वगैरह हो गया। आगे है फ्रूट्स। तो फ्रूट से नॉर्मली हमें क्या मिलता है? तो फ्रूट से जितने भी प्रकार के विटामिन्स हैं, है ना, कुछ खनिज हैं, ये सारा आपको प्राप्त हो जाएगा। वैसे ही जो है मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट है, इसमें से भी आपको प्रोटीन, है ना, वगैरह आपको मिल जाएगा इसमें से, ठीक है, विटामिन्स। तो ये सारा कुछ कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट हमने बताया कि कार्बोहाइड्रेट जो है जितने भी अनाज होते हैं, है ना, आलू हो गया उसमें भी मिल जाएगा। अनाज में तो हम लोग जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, इन सब से जो है हमें मिलता ही है। क्लियर हो गया बात? तो ये सारा कुछ जो है वह एक बैलेंस डाइट कहलाएगा, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है डेफिशिएंसी डिजीज, अर्थात किसी भी चीज़ का कमी, जैसे विटामिन की कमी से या मिनरल की कमी से जो बीमारी होगा, तो हम लोग उसको बोलेंगे डेफिशिएंसी डिजीज, अर्थात किसी विटामिन या मिनरल की कमी से होने वाली बीमारी। क्लियर है बात? लेकिन उससे पहले जो है हमें समझना पड़ेगा कि बॉडी फंक्शन का, कि किस चीज़ का कार्य क्या होता है, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। इसके बाद हम इसी नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जो है बात करेंगे डिजीज़ के बारे में, कि कौन सा बीमारी होता है, ठीक है बात। तो चलिए फंक्शन का बात हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। तो पहला बात करते हैं वाटर। तो वाटर का काम क्या है हमारे शरीर में? तो वाटर का काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जितने भी प्रकार के हम न्यूट्रिएंट्स अभी बात किए, है ना, जैसे आयरन हो, ठीक है, या कैल्शियम हो, या जो भी मिनरल्स है, ठीक है, उसके बाद जो है कार्बोहाइड्रेट हो, ये सारा चीज़ जो है उसका शरीर में जो है ट्रांसपोर्ट होता है, एक जगह से दूसरे जगह जो है कंपोनेंट्स जो है पहुंचते हैं, जो कि हमारे शरीर में प्रत्येक सेल तक जो है
ब्लड का जो है ट्रांसपोर्टेशन होता है और ब्लड में जितना कंपोनेंट्स जो है जो हम खाते हैं वह घुल जाता है और वह उसका सब जगह पहुंच होना होता है। तो उसको लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? पानी, है ना। पानी जब तक शरीर में रहेगा नहीं प्रॉपर मात्रा में तो वह अपने साथ उसको घोलेगा नहीं और फिर वह हमारे शरीर तक पहुंचेगा नहीं अलग अलग पार्ट में। तो ये प्रॉब्लम है। तो सबसे पहला बात करें कि पानी जो है हमारे शरीर में कितना परसेंट ज़रूरत पड़ता है, याद रखिएगा 60 to 70% जो है पानी हमारे शरीर को चाहिए होता है। और ये हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने के लिए पानी का ज़रूरत पड़ता है। दूसरा है शरीर में डाइजेशन, जो भी हम खाना खाते हैं उसको पचाने के लिए भी जो है पानी की ज़रूरत पड़ता है। और तीसरा है टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए, अर्थात हमारे शरीर में टेम्परेचर ना ज़्यादा हो ना कम हो, उसको मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ता है। तो ये तीन बातें जो है हमने अभी बताई। पानी का काम क्या है? शरीर में जो है न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह, दूसरा पचाने के लिए और तीसरा शरीर का टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए। अगला हमारा टॉपिक है प्रोटीन। प्रोटीन जो है नॉर्मली हमारे शरीर में 16 से 18% तक चाहिए होता है। इसका काम शरीर का जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, उसके लिए ज़रूरी होता है। और रिपेयर ऑफ द बॉडी टिश्यू, हमारे जो है शरीर के जो भी ऊतक हैं, जो टिश्यूज हैं, ठीक है, उसमें अगर कोई डैमेजेस आ जाता है, कहीं घाव घोस लग जाता है तो उसको ठीक करने के लिए जो है प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। तो दो चीज़, एक तो शरीर का ग्रोथ के लिए, ग्रोथ यानी कि शरीर का विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, और दूसरा जो है रिपेयर वगैरह करने के लिए बॉडी को। तीसरा है, अर्थात इसका मतलब जितना जल्दी आप प्रोटीन लेंगे उतना जल्दी आपका जो है जो भी आप चोट लगे हैं, घाव घोस है, वो आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। और अगर कोई बच्चा है तो प्रोटीन सही मात्रा में मिलेगा तो उसका ग्रोथ सही होगा। आगे है फैट्स, है ना, वसा, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए लेकिन 10 से 20% तक चाहिए होता है। आगे है स्टोर्ड एनर्जी, ये हमारे शरीर में एनर्जी को स्टोर करने का काम करेगा। और दूसरा इंसुलेशन का काम करेगा, अर्थात जो है एक तरह से बॉडी में या स्किन में जो है चिकनाई वगैरह जो है ना, इस बॉडी में चिकनापन वगैरह रहने के लिए जो है वो आपको रखेगा। और दूसरा जो है एनर्जी स्टोर करने का काम करता है। ये सारा कुछ जो है आपको फैट से मिलता है, ठीक है। आगे है मिनरल्स, ठीक है। तो मिनरल्स जो है वो लगभग 4 से 5% तक मान के चलिए बॉडी को चाहिए। मुख्य रूप से आपको याद रखना है कि सब फंक्शन क्या है। तो मिनरल जो है, जैसे हमारे कुछ मिनरल जो है हमारे बोन्स को मजबूत रखते हैं अधिकतर, कुछ है ना टीथ को, और कुछ मिनरल जो है वो हमारे ब्लड फॉर्मेशन में, जैसे अगर बात करें कि कैल्शियम, तो कैल्शियम जो है हमारे बोन यानी कि दांत और हड्डियों को मजबूत करता है। बात करें आयरन का, Fe, है ना, आयरन को Fe से डिनोट करते हैं। तो ये जो है वह हमारे पास क्या करता है, खून का निर्माण करने के लिए ज़रूरी होता है। इसी प्रकार से और भी हमारे मिनरल्स हैं, उसका भी जो है अपना अलग अलग कार्य होता है। आगे है कार्बोहाइड्रेट। जैसे ये कार्बोहाइड्रेट जो है ये एनर्जी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जो हमारा इमीडिएट एनर्जी ऑलमोस्ट जो है, यानी एनर्जी का जो है मुख्य स्रोत जो है वह क्या है, हमारा कार्बोहाइड्रेट ही है, ठीक है। आगे बात करते हैं विटामिन। बहुत कम मात्रा में हमें चाहिए होता है, 1% से भी कम चाहिए होता है। लेकिन ये जितनी भी प्रकार की बीमारियां हैं उन बीमारियों से बचने के लिए जो है हमें विटामिन की आवश्यकता पड़ती है। अच्छा, यहाँ पर जो एक चीज़ हमसे मिस्टेक हो रही थी तो इसको थोड़ा सा चेंज करिएगा कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये गलती से 1 to 2% हो गया है, ठीक है। ये लगभग 45 से 65% तक, ठीक है। जो शरीर का कुल कैलोरीज है, जितना कुल है ना एनर्जी है, तो कुल जो एनर्जी हम बात कर लें कैलोरीज के फॉर्म में, तो उसका 45 से 65%, ठीक है, वह एनर्जी जो हम लोग को कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। इस चीज़ को अच्छा से याद रखिएगा। अब बाकी फैट्स का वह 10 से 20 कहीं लिखता है, कभी कभी 20 से 30, तो मैक्सिमम 20 से 30% तक जो है वह हमारा फैट्स से जो है ये प्राप्त होता है एनर्जी। ये बात एनर्जी का बात कर रहे हैं हम, ठीक है, कि यहाँ से एनर्जी जो है 20 से 30% और यहाँ कर रहे हैं 45 से 65% तक एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है। क्लियर है बात? चलिए, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। बाकी है कि विटामिन्स जो हमारे शरीर में बहुत कम आवश्यकता पड़ती है ना, लेकिन ये शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रोटेक्शन ऑफ डिजीज़ के लिए, है ना, जो कि बीमारियों से बचाता है। बढ़ते हैं आगे। ये कुछ डेटा दिया हुआ है ना, इस डेटा में इसको थोड़ा सा गौर नहीं करिएगा, हम ऑलरेडी बता चुके हैं हम ना कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो करीबन 45 से 65% तक जो है
वह कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है एनर्जी। क्लियर है। बाकी आप जो है ये मेन पॉइंट है, इसको देखिएगा, डिजीज़ है ना, डेफिशिएंसी डिजीज़। बाकी वाटर का ये ठीक है 60 से 70% ऑलमोस्ट, कहीं कहीं तो ये 90% भी लिखता है। ठीक है बात। तो अब जो है ये मेन इधर वाली बातों को आप देखिएगा। तो यहाँ पर क्या है कि वाटर की कमी, पानी की कमी से जो है हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन कहने का मतलब है शरीर में पानी की कमी हो जाती है और इससे भी प्रॉब्लम खड़ा होता है ना। आगे है प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो प्रोटीन की कमी से जो बीमारी होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्वाशीरकोर। क्या बोलते हैं? क्वाशीरकोर। देखिए हिंदी मीडियम वाले आप रहें या इंग्लिश रहें, आपको जो है नाम तो याद रखना है, वह क्वाशीरकोर ही रहेगा, इंग्लिश में या हिंदी में बोले। आगे है फैट्स यानी वसा की कमी से। तो वसा की कमी से जो है वह हार्ट डिजीज़ होता है। अच्छा, वाट ये वसा की डेफिशिएंसी। ठीक है। अब यहाँ पर जो है हार्ट डिजीज़ जो है ये भी जस्ट उल्टा यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ समझिएगा। फैट, ये हार्ट डिजीज़ होता कब है? जब फैट्स का डेफिशिएंसी ना होके जो है इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाता है, अधिक। हम यहाँ पे आपको लिख देते हैं अधिक। ठीक है। हम अगर बात करें कि अधिक मात्रा में यदि आप फैट्स लेते हैं, क्लियर है, शरीर में अधिक मात्रा में जो है यदि हम फैट्स ले लें तो उससे क्या होता है, शरीर में फैट्स की मात्रा बढ़ने से धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है और उसकी वजह से हार्ट डिजीज होता है। तो हार्ट डिजीज कमी से नहीं होता, ये चीज़ को याद रखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है। तो फैट्स की कमी से अगर बात करें तो फैट्स की कमी से कौन कौन सी बीमारी होगा? तो फैट्स की कमी से स्किन, है ना, अगर हम यहाँ पे बात करें, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, स्किन सूखा पड़ जाएगा, यानी कि त्वचा जो है हमारा स्किन जो है वह त्वचा क्या होगा, बिल्कुल रूखा पड़ने लगेगा। ठीक है। अगर उसमें से रगड़ेंगे तो आपको जो है वाइट वाइट सा या थोड़ा सा जो है हम लोग क्या बोलते हैं, आपको जो है स्किन में जो है कुछ रूखापन आपको नज़र आएगा। क्लियर हो गया। और बाल का झड़ना वगैरह जो है ये सब भी जो है वह फैट्स की कमी की वजह से हो सकता है। क्लियर है। तो ये तो आपने देखा कि फैट्स की कमी की वजह से, और अगर फैट्स ज़्यादा हो गया शरीर में तो फिर वह हार्ट डिजीज़ का कारण बन सकता है। क्लियर है या बनता है? चलिए आगे है मिनरल्स। तो मिनरल्स की कमी से जो है, जैसे एनीमिया और गोइटर का बात किया गया है, तो एनीमिया जो है कौन सा मिनरल की कमी से होता है ये भी हम आपको थोड़ा सा बता दें। पहले इसको हल्का से मिटा लेते हैं। तो एनीमिया जो है वह मुख्य रूप से अगर बात करें तो आयरन की कमी से, है ना, एफी मतलब आयरन, है ना। तो आयरन की कमी से एनीमिया होता है। और गोइटर जो है वह आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन को नॉर्मली हम लोग आई से डिनोट करते हैं, है ना, आयोडीन। चलिए ये बात समझ में आया होगा कि आयोडीन की कमी से गोइटर, यानी कि इसी को हम लोग जो है वह घेघा बीमारी कहते हैं। गला में तो आप देखेंगे बड़ा सा वही हो जाएगा, तो इसको गोइटर कहते हैं, घेघा बीमारी। और एनीमिया जो है वह जो है और रक्तता कहा जा सकता है, वह आयरन की कमी से होता है। क्लियर है बात। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट की कमी से लैक ऑफ एनर्जी। अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गया तो फिर आपके शरीर में एनर्जी नहीं बच पाएगा, एनर्जी की कमी हो जाएगी, आपको जो है कमजोरी लगने लगेगा और तरह तरह की प्रॉब्लम फिर खड़ा होगी। आगे है विटामिन्स। विटामिन्स जो है वह कि विटामिन की कमी से तरह तरह की बीमारी होगा, जिसमें अगर बात करें नाइट ब्लाइंडनेस एक मुख्य रूप से, यानी कि रतौंधी जिसको बोलते हैं। तो रतौंधीन जो है विटामिन ए की कमी से होता है। आगे जस्ट हम लोग देखने वाले हैं पूरा डिटेल में, एकदम टेंशन मत लीजिए, देखिए ये पूरा डिटेल में हम लोग देखेंगे। तो नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, जैसे बेरी बेरी, ये भी किसके, विटामिन बी की कमी से हो जाएगा। इसका भी विटामिन सी की कमी से हो जाएगा। अभी बहुत तरह का बीमारी देखेंगे जो विटामिन से कई विटामिन के कमी से होता है। तो ये तो कुछ है जो आप थोड़ा सा इसको अभी फ़िलहाल के लिए देख लीजिए। ठीक है। आगे है ये कुछ एग्जाम्पल जो हमने देख रहे थे। नेक्स्ट इसी में जो है रिकेट्स वगैरह जो है ये सारा कुछ आ जाता है। तो ये सारा एग्जाम्पल जो है वह विटामिन की कमी से है। क्लियर है। अब जो है ये जो आपका मुख्य टेबल है, इस टेबल को ध्यान से देखेंगे। यहाँ से मान के चलिए कि एक से दो क्वेश्चन जो आपको पक्का एग्जाम में पूछना ही पूछना है, यहाँ से आपको क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। वो 100% मान के चलिए कि यहाँ से आपको क्वेश्चन रहेगा इस टेबल से। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर जो है आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है वहाँ पर समझिए। सबसे पहले तो आपको विटामिन का नाम याद रखना है कि कौन कौन प्रकार के विटामिन होते हैं, और फिर
इस विटामिन का साइंटिफिक नाम क्या है? क्योंकि अधिकतर बार पूछ लिया जाता है वैज्ञानिक नाम क्या है, ठीक है, किस विटामिन का। पहला यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा कि इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, डेफिशिएंसी डिजीज, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इन्वेंटर जो है कभी कभार पूछ लिया जाता है, जब क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ करना रहता है तो मान लीजिए कि इन्वेंटर पूछता है, अन्यथा इन्वेंटर बहुत ही कम पूछता है, लेकिन हाँ यहाँ से भी पूछ लिया जाता है, और कभी कभार सोर्सेज भी नॉर्मली पूछ लेता है, ठीक है बात। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। सबसे पहले हम लगाते हैं विटामिन ए। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? तो रेटिनॉल, याद रखना, विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल है। इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस अर्थात रतौंधी, रात में जो है अंधा हो जाएगा व्यक्ति, दिखाई नहीं देगा अगर विटामिन ए की कमी हो गया। इसको खोजे थे कि इन्होंने, तो एलेमर एम सी कॉलम, ठीक है, तो ये कुछ नाम है, आप इसको याद रखिएगा। और सोर्सेज जो है ये हम लोग को गाजर वगैरह हो गया, स्पाइनच वगैरह, हरे साग सब्जी, इन सारी चीज़ों से मिलता है। आगे विटामिन B1, देखो विटामिन B1 से विटामिन B12, इसमें कुछ कुछ, पूरा विटामिन B1 से सारा कुछ नहीं है। विटामिन B1, B2, B3 है, विटामिन B4 नहीं रहता है, B5 है, B6 नहीं है, 7, 11 और फिर 12 है। तो इन विटामिन B1 से B12 तक जो भी है, इन सारे को विटामिन B कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विटामिन B कॉम्प्लेक्स। क्लियर है बात? ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। अब हम जो है एक एक विटामिन के बारे में आते हैं, ठीक है, कि किस विटामिन से कौन सा क्या है। तो विटामिन ए तो देख लिया, बात करते हैं विटामिन B1। विटामिन B1 का वैज्ञानिक नाम जो है वह थायमीन है। क्या है? थायमीन। और इसकी कमी से जो है बेरी बेरी नामक बीमारी होता है। तो नॉर्मली विटामिन बी की कमी से हम लोग बोल देते हैं कि विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है, लेकिन विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी होता है, क्योंकि विटामिन बी जो है बहुत सारा टाइप्स हैं इसके। आगे है, इसके इन्वेंटर जो है वह काश्मीर फंक है। फंक याद रख लीजिएगा, बस काफ़ी है। और ये जितने भी अब गना है ना, होल ग्रेन है, मतलब जो हम बात करें जैसे मान लिया कि गेहूं ही बोल लेते हैं, ठीक है, या और भी ग्रेन्स हैं जैसे मड़ुआ हो गया, है ना, अलग अलग प्रकार के जो हमारे ग्रेन्स हैं, इन सारी चीज़ों में आपको देखने को मिलेगा, है ना। और जितने भी नट्स जो हम खाते हैं, समझ में, जैसे बादाम वगैरह हो गया और भी चीज़ें, तो इन सारी चीज़ों में जो है आपको विटामिन B1 देखने को मिलेगा। अगला है विटामिन B2। विटामिन B2 का वैज्ञानिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। क्या है दोस्तों? राइबोफ्लेविन। और इसकी कमी से जो है कौन सी बीमारी होती है? तो ग्लोसिट्स जो है, ये ग्लोसिट्स नामक बीमारी जो है वह राइबोफ्लेविन अर्थात विटामिन B2 की कमी से होता है। इसको इन्वेंटर जो है यहाँ देख लीजिएगा क्या है? डेविड आई मेंडल, ठीक है। तो डेविड आई मेंडल जो इनके खोज करता थे। आगे विटामिन B2 जो है वो मिलता कहाँ कहाँ है? तो दूध में, अंडा में, और जितना भी हरी साग सब्जी है उस पर मिल जाएगा। विटामिन B3, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो विटामिन B3 का वैज्ञानिक नाम है नियासिन, ठीक है। और इसकी कमी से पेलाग्रा नामक बीमारी होता है। पेलाग्रा का संबंध जो है सीधा सीधा स्किन से है ना। आपको बिल्कुल स्किन में बिल्कुल लाल हो जाएगा, एकदम खुजली जो है काफ़ी एकदम डरावना सा आपको लगेगा। तो ये इस तरह का प्रॉब्लम जो है वह विटामिन B3 की कमी से मिलता है। और इसके इन्वेंटर जो है वो कॉनराड 11 जेम थे, ठीक है। तो कॉनराड, ऐसे कोई नॉर्मल एक वर्ड भी याद रख लेते हैं तो काफ़ी है। आगे है, ये विटामिन B3 मिलता कहाँ से है? तो मीट से मिलेगा, मछली से मिलेगा और पीनट से मिलेगा, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से विटामिन B3 आपको मिल जाता है। चलिए अब आगे है विटामिन B5 के बारे में आते हैं। तो अब जैसा देख पा रहे हैं विटामिन B5, ये विटामिन B5 का वैज्ञानिक नाम है पेंटोथेनिक एसिड। आप पेंटोथेनिक आराम से याद कर सकते हैं। 5 को हम लोग पेंटा बोलते हैं, जैसे मोनो, डाई, ट्राई, है ना, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, इस तरह से जो हम लोग साइंस की भाषा में जो हम लोग नंबर ऑफ कार्बन को जो हम लोग बोलते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो है ना 5 जो है, 5 को पेंटा से कनेक्ट कर सकते हैं। तो B5 को पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है। इसकी कमी से जो है वह फैटिग, ठीक है, फैटिग नामक जो है डिजीज़ होता है। इन्वेंटर तो आप देख पा रहे हैं रोजर जे विलियम, तो रोजर भी याद रखिएगा तो काफ़ी है। और ये जो है चिकन से मिलेगा, अंडा से मिलेगा, जितने भी होल ग्रेन है तो इससे भी जो है आपको मिले। तो आप अगर होल ग्रेन खा लेते हैं तो उससे जो है विटामिन B1 भी आपको मिल जाएगा और विटामिन B5 भी मिल जाएगा, ठीक है। बाकी एनर्जी तो मिलेगा ग्रेन से, वो मिलेगा ही मिलेगा अलग से। आगे विटामिन B7 पर बात करते हैं। विटामिन B7 को हम लोग बायोटीन बोलते हैं। वैज्ञानिक नाम क्या है? बायोटीन। और विटामिन B7 का कमी हो गया तो आपका जो है बाल झड़ना शुरू हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो बाल झड़ने का मुख्य कारण जो है विटामिन B7 की कमी होता है। आगे है, इसके इन्वेंटर जो है वह पॉल ग्योग्री हैं। और ये मिलता कहाँ से है?
तो एग यॉल्क से मिलेगा, है ना। यॉल्क, एग का जो यॉल्क होता है उसमें लीवर से मिलेगा, मिल्क से मिलेगा, बनाना, तो इन सारी चीज़ों से मिलता है। आगे जो है विटामिन B11, ठीक है, B11। विटामिन B11 का वैज्ञानिक नाम जो है वह क्या है, फोलिक एसिड, याद रखिएगा। विटामिन B11 जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है नॉर्मली जो है उन सारी माताओं के लिए, ठीक है, जो या तो शिशु को मिल्क फीड करा रहे हैं या फिर उससे पहले बात करें, उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है गर्भावस्था के दौरान, ठीक है। तो अधिकतर आप देखेंगे डॉक्टर जो है उनको फॉलिक एसिड का जो है उनको प्रीफर करता है। वजह क्या है, वजह ये है कि उस समय जो है महिलाओं में जो है वह क्या होती है, खून की कमी होने लगती है, और उससे बचने के लिए जो है, एनीमिया से बचने के लिए डॉक्टर जो है उनको फॉलिक एसिड देते हैं। तो विटामिन B11 का वैज्ञानिक नाम फॉलिक एसिड है, और इनकी कमी से जो है, अगर फॉलिक एसिड की कमी हो गया तो एनीमिया जैसा बीमारी हो सकता है, ठीक है, और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है। क्लियर है। तो इनके से बचने के लिए जो है वह विटामिन B11 जो है वह चाहिए होता है, ठीक है। इन्वेंटर जो है इनके ल्यूसी विल्स हैं। ये मिलता कहाँ से, तो जितने भी लीफी ग्रीन है, मतलब ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, हरे पत्तेदार साग सब्जी, बीन्स हो गया, इन सारी चीज़ों से मिलेगा। आगे है विटामिन B12। विटामिन B12 का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो विटामिन B12 का हम लोग कोबालामिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोबालामिन, याद रखिएगा। विटामिन B12 को कोबालामिन बोलते हैं, और इसकी कमी से भी जो है आपको एनीमिया हो सकता है। तो विटामिन B11 और B12 दोनों की कमी से एनीमिया हो सकता है। आगे है, इनके इन्वेंटर जो है वह कार्ल फॉल्कर्स हैं, ठीक है। और ये मिलेगा कहाँ से, तो आप देख पा रहे हैं, एग हो गया, मीट हो गया, डेयरी प्रोडक्ट हो गया, इन सारी चीज़ों से। विटामिन सी वेरी इंपॉर्टेंट। विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, और इसकी डेफिशिएंसी से होने वाला बीमारी क्या है, स्कर्वी, ठीक है। बाकी आप नाम देख लीजिएगा, एल्बर्ट स्नेज ग्योग्री हैं। ये आंवला से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपको जो है विटामिन सी देखने को मिलता है, और जितने भी खट्टे फल हैं उसमें से, जैसे गोभा भी उसी में से आ जाएगा, आंवला हो गया, गोभा हो गया, और जो भी खट्टे फल है, ठीक है। आगे है विटामिन डी। विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम जो है वह कैल्सीफेरोल है। विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम कैल्सीफेरोल है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, साइंटिफिक नेम याद रखना, याद रखिएगा। विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम कैल्सीफेरोल है। इसकी कमी से जो है रिकेट्स होता है, ये बहुत ज़्यादा, यानी फेमस अगर क्वेश्चन पूछा जाए, अधिकतर क्वेश्चन एग्जाम में जो पूछा जाता है, अब तक जो क्वेश्चन पूछा गया है वह विटामिन ए का लेके पूछ लिया जाता है, ठीक है। विटामिन ए की कमी से, फिर आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होगा, विटामिन सी की कमी से, विटामिन डी की कमी से, विटामिन ई की, और विटामिन आई। ये तो एकदम फेमस क्वेश्चन है जो ऑलमोस्ट अधिकतर एग्जाम में पूछा ही जाता है। और इसके अलावा भी जो है कहीं कहीं पे बाकी चीज़ें भी पूछ ली जाती है, तो आपको सारा अच्छा से याद रख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम कैल्सीफेरोल है। इसकी कमी से रिकेट्स होता है, ठीक है। और रिकेट्स बीमारी आप सभी को पता ही है, ठीक है। शरीर जो है धनुषाकार हो जाएगा, हड्डी जो है बच्चों में जो है वह मुड़ जाती है लगभग, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम होने लगता है। विटामिन डी जो है अभी भरपूर मात्रा में जो है हम लोगों को सनलाइट से मिलता है। सुबह का जो सूर्य का रोशनी है उसमें जो है हमको नेचुरल तरीके से जो है विटामिन डी प्राप्त होती है, ठीक है। लेकिन आजकल के समय में जो है बहुत सारे लोग जो है वो अपने कार्य की व्यस्तता की वजह से जो है वो दिन में बाहर निकल नहीं पाते हैं, तो उससे जो है कभी कभी जो है विटामिन डी की कमी भी हो जाती है, ठीक है। तो सनलाइट में मिलता है, अच्छा, फिश और मिल्क वगैरह में भी मिलता है। आगे विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम टोकोफेरोल है, ठीक है। विटामिन डी को कैल्सीफेरोल, विटामिन ई को टोकोफेरोल। और इनकी कमी से जो है इनफर्टिलिटी होता है, अर्थात जिन माताओं में या जिन पुरुषों में जो है विटामिन ई की कमी हो जाए तो वह जो है बांझपन का शिकार हो सकते हैं। इनफर्टिलिटी अर्थात बच्चों को जन्म देने में जो है वह असक्षम हो सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। यानी कि उससे रिलेटेड जो हार्मोन्स जो है वह उसके शरीर में नहीं बन पाएगा, और फिर वह इनफर्टिलिटी के शिकार हो सकते हैं। तो ये विटामिन ई काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इनका खोज जो है हार्वर्ड MC लिन इवान ने किया था, तो हार्वर्ड भी याद कर लीजिएगा, काफ़ी है। ये कहाँ से मिलेगा आपको, जो नट्स वगैरह से मिलेगा, और जितनी भी प्रकार के अधिकतर सीड्स जो हैं, जो बीज वगैरह जो हैं, उनसे मिलता है, ठीक है।
आगे विटामिन के का वैज्ञानिक नाम फिलोक्विनोनिन। क्या है? फिलोक्विनोन है ना, क्या है? फिलोक्विनोन। ठीक है, याद रखिएगा। और इसकी कमी से जो है एक्सेसिव ब्लीडिंग होने लगता है, अर्थात खून की जब खून ब्लीडिंग हो रहा है, कहीं चोट लगे, कट गए, तो खून थक्का जमेगा नहीं, है ना। तो थक्का का नहीं जमना विटामिन के की कमी से होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ये जो है वह लीफी वेजिटेबल जो है हरे साग सब्जी में आपको मिलेगा। आगे है यहाँ है आई, यानी आई का मतलब आयोडीन। और आयोडीन जो है याद रखिएगा, आयोडीन नमक में मिलता है, नमक को आयोडीन यहाँ पे नहीं कहा जाएगा। तो आयोडीन की कमी से जो है वो गोइटर यानी घेंघा नामक बीमारी होता है, घेंघा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। डेविड मैरिन जो इनके खोजकर्ता थे, और ये आयोडाइज्ड नमक में मिलेगा, या जो समुद्री मछली है उसमें ये आपको मिलता है। तो दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक हमने आपको बताने की कोशिश की। आगे जो है ये कुछ डायग्राम आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, इन डायग्राम के माध्यम से आप कुछ चीज़ों को समझ सकते हैं, जैसे कि कौन सा विटामिन कहाँ मिलता है वो ऑलरेडी हमने बता दिया है। ठीक है, और शरीर के लिए वह कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि कैरोट है, मैंगो है ना, पपाया है। तो ये जो है हमारे आइज़ के लिए और स्किन के लिए गुड है। तो ये सारा कुछ हमें बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, डायग्राम हम दे रहे हैं, आप इसको एक बार अच्छा से देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे आयरन है, तो आयरन जो है वह स्पाइनिश से मिलेगा, है ना, मीट वगैरह से, और बहुत सारा कुछ से भी आपको मिल जाता है नॉर्मली। तो यहाँ पर ये हीमोग्लोबिन जो है वह बनाने का काम करता है, ब्लड का निर्माण का काम करेगा। कैल्शियम जो है वह बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने का काम करेगा। तो छोटे छोटे चीज़ों को आप डायग्राम के माध्यम से अच्छा से समझ सकते हैं, इसलिए हमने इसको दे दिया है। जिससे विटामिन डी जो है वह अंडा, मछली वगैरह हो गया, या फिर सनलाइट हो गया, उससे मिलता है ना, वह बोन को स्ट्रॉन्ग करने का काम करेगा। विटामिन सी जो है वह जितने भी खट्टे फल हैं, आंवला, गोभा, ऑरेंज, इन सब से मिलेगा, वह शरीर का इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएगा। इस तरह से यहाँ पर जो है आपको डायग्राम में दिया गया है। इन डायग्राम को एक बार अच्छा से आप देखेंगे, आपको हर बात समझ में आ जाएगा। बाकी आपसे एक बार अंतिम में रिक्वेस्ट है, जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं कि जिस तरह से हम जो है आपके लिए मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, इतना समय बर्बाद करना पड़ता है, तो प्लीज़ कृपया आपसे जो है एक ही विनती है कि वीडियो को जितना हो सकता है कम से कम अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। ठीक है, ज़्यादा नहीं तो 2-4 लोगों के पास ही आप शेयर कर दें, है ना। और वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिए, कुछ कमेंट करें, है ना। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं कुछ भी, ठीक है, नहीं तो अपना प्यार भरा कुछ कमेंट कर दीजिए। दूसरा बात ये है कि आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।